एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जनरेटर से हम करंट ही जनरेट करते हैं ना। तो एसी जनरेटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कैसी? उसमें एसी करंट आएगा, अल्टरनेटिंग करंट। एक डीसी जनरेटर भी होता है, उसमें डीसी करंट आता है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे एसी जनरेटर, है ना। अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, इसके अंदर क्या क्या होता है अभी देखते हैं। इसके अंदर फील्ड मैग्नेट होते हैं, मतलब नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। तो ये तो नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल लगा देंगे। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसके बीच में एक कोयल रखेंगे, रेक्टेंगुलर कोयल। एसी जनरेटर के अंदर क्या होता है वो देख रहे हैं, है ना, ये कैसे काम करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर कोयल रखी। ये कोयल इस तरह से होती है। इस कोयल का नाम आर्मेचर है, आर्मेचर। एक वायर की कोयल है, रेक्टेंगुलर कोयल। ये सॉफ्ट आयरन पे वाउंड कर रखी है, लपेट रखा है सॉफ्ट आयरन के ऊपर ये एक वायर। इसको आर्मेचर कहते हैं, रेक्टेंगुलर शेप की है। ठीक है, यहाँ से वायर इस तरफ ले लिए, है ना, इस कोयल के वायर। यहाँ पे स्लिप रिंग लगाते हैं, स्लिप रिंग। यहाँ से ये वायर तो इसी के साथ टच कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और इस वायर को आगे निकाल लिया आगे। यहाँ पे एक और स्लिप रिंग लगाएंगे। इनका काम क्या है ये भी बताएंगे अभी। इस तरह से ये कोयल है, इसको आर्मेचर कहते हैं। ये वाली है स्लिप रिंग, है रिंग है, मतलब रिंग छल्ला होता है ना, वही रिंग है। स्लिप रिंग है, स्लिप का मतलब ये वायर है ना, इसके ऊपर से स्लिप हो रहे हैं, स्लिप इसके अंदर। ये कोयल जैसे ही घूमेगी ना, तो वायर इसको टच होके स्लिप होते जाएंगे इसके अंदर। ये दूसरी स्लिप रिंग है, ये दूसरी स्लिप रिंग है। ठीक है, और इधर जो भी है ना, ये इधर इधर इसके साथ जो भी कनेक्ट कर दिए, ये ब्रश है। जैसे पेंट करने का ब्रश होता है ना, उसी तरह से ये मेटल के ब्रश है। तो ये ब्रश फर्स्ट है और ये ब्रश सेकंड, मेटालिक ब्रश। क्या काम आते हैं सारा बताएंगे। यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया, यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके इधर ले आए, यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया, और यहाँ पे हम आउटपुट ले लेंगे, आउटपुट। और आउटपुट हम लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेते हैं। मतलब सिंपल कहेंगे, हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। कौन सा रेजिस्टेंस? लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ से जो करंट आएगा ना, करंट, वो करंट इसमें आके मिलेगा, मिलेगा तो वोल्टेज बन जाएगी ना, यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हम आउटपुट ले लेंगे, तो इसको कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। जहाँ पे भी आउटपुट लेना होता है ना, वहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे। आउटपुट में क्या लेना हमने? एसी लेना है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। नॉर्थ साउथ मैग्नेट के बीच में हमने एक आर्मेचर पुट कर दिया। आर्मेचर किससे कनेक्टेड है? स्लिप रिंग से। स्लिप रिंग किससे कनेक्टेड है? ब्रश से। ब्रश से एक वायर से, और लोड रेजिस्टेंस से। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड जाता है नॉर्थ से साउथ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। तो इसका मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है ना, इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कोयल रख दी हमने, है ना, एक कोयल, रेक्टेंगुलर शेप की कोयल। स्लिप रिंग का काम क्या है? क्योंकि जनरेटर तुमने देखा होगा, जो पुराने टाइप के जनरेटर थे ना, उसको यहाँ से एक हैंडल डाल के ऐसे घुमाते थे, वो घुमा के छोड़ देते थे, फ्री चलने लग जाता था और लाइट आ जाती थी, है ना, लाइट आ जाती थी। तो उस जनरेटर में यहाँ से हैंडल डाल के ऐसे घुमाते थे ना पुराने जनरेटर में। तो एम यही होता था कि कोयल घूम जाए अंदर से, है ना, कोयल घूम जाए, ये एम था हमारा। आजकल जनरेटर आ गया ऑटोमेटिक, बटन दबाते हैं, बटन दबाते हैं तो उसके अंदर के फंक्शन से कोयल घूमेगी, है ना। और ये कोयल घूमेगी तो क्या होगा इसमें, ये देखते हैं। देखो तो फिर, ये कोयल घूमेगी, तो यहाँ पे जो रिंग लगा रखी है ना, वो रिंग स्लिप रिंग है, कि इस तरह से एक रिंग है, और ये वायर ऐसे टच करके घूमता रहे, है ना, तो घूम जाए आराम से, इसलिए स्लिप रिंग लगाई। अब इससे हमने वायर भी बाहर लेना है, वायर बाहर लेना है, क्योंकि उससे करंट भी लेना है, और वायर यहाँ से बाहर लेना है। तो यहाँ पे ब्रश लगा दी, इसके साथ ब्रश टच कर दी, तब देखो ये रिंग है, ये वाली रिंग है।
इसके साथ हम वायर अगर बांध दें, वायर बांधेंगे तो ये फिर यहाँ से घूमेगा ना, तो वायर को लपेट के तोड़ देगा थोड़े टाइम में। यहाँ से वायर अगर इसके साथ सीधा बांध दें, ये वायर आ रहा था ना, इसके साथ में वायर अगर सीधा बांध दें तो ये ऐसे घूम रहा है, तो इसके लपेटे खा के और थोड़ी देर में वायर छोटा पड़ जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए क्या किया, इस रिंग के साथ में एक मेटल की ब्रश लगाई, ये मेटल की ब्रश लगाई, ब्रश से वायर कनेक्ट कर दिया, मेटल की ब्रश से वायर कनेक्ट कर दिया, तो मेटल की ब्रश इसलिए कॉन्टेक्ट हो गए और ये ब्रश इसके साथ यहाँ पे टच है। तो देखो एक तो सॉलिड मटेरियल टच हो और ये बार बार ऐसे घूमे, है ना, ऐसे घूमे बार बार, क्योंकि ऐसे घूमेगी, तो बार बार ऐसे घूमेगी तो घिस जाएगा यहाँ से। अगर ये ब्रश होगी ना, तो ब्रश तो सॉफ्ट होती है, ब्रश तो सॉफ्ट होती है, वो ऐसी भी हो सकती है ना। अगर यहाँ पे ब्रश नहीं होता तो सॉलिड मटेरियल होता, तो कुछ दिन के बाद घिस जाता। तो सॉलिड मटेरियल ना लेके उसी मेटल की ब्रश बना ली, और ब्रश सॉफ्ट होती है इसलिए यहाँ पे जल्दी फ्रिक्शन नहीं होगा और ये घिसेगी कम। तो मेटल ब्रश का काम क्या है कि इस करंट का इसके साथ कांटेक्ट करवाना, ठीक है। तो मेटल की ब्रश से और ये स्लिप रिंग से। अब देखो इसकी वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग ये है कि जैसे कोयल यहाँ से रोटेट होना स्टार्ट होगी ना, इस कोयल को हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जा रहा है, ये कोयल इस तरह से है, जैसे ही हम इधर से बटन ऑन करेंगे कोयल रोटेट करेगी, और कोयल रोटेट करेगी तो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इतनी जा रही है, और कोयल रोटेट करेगी तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी ना, तो इसकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी, और अगर ऐसी पोजीशन होगी तो इसमें से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की लाइन क्रॉस करेंगे। तो जैसे ये कोयल रोटेट करेगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ज्यादा क्रॉस करेंगी। तो ऐसे थी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई ऊपर से चली कोई नीचे से, तो अब इसको कोई खास क्रॉस नहीं कर रही, और ऐसे रोटेट किया ना तो अब क्रॉस करने लगी, ऐसे करे तो और भी ज्यादा क्रॉस कर रही है, ऐसे किया तो अब कम क्रॉस कर रही है, और घुमा के फिर ऐसे लेके तो फिर कम क्रॉस करेंगे, और ऐसे घुमा दिया तो फिर ज्यादा क्रॉस करेंगे, है ना। तो कोयल जैसे जैसे रोटेट होती रहेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी ज्यादा क्रॉस करती है कभी कम क्रॉस करती है। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे चेंज होगी जो इसको क्रॉस कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो फिर क्या करना चाहते हो, यहाँ पे क्या चेंज हो गया, कौन बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, इस क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो किसी एरिया से क्रॉस करती है, बताओ। सर फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है किसी एरिया को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर यहाँ पे चेंज होगा तो इससे क्या जनरेट होगा ये बताओ। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी कोयल में से तो क्या जनरेट होता है। करंट। करंट। ठीक है, करंट बनता ऑल्टरनेटिंग है, करंट। ठीक है ठीक है, करंट बनता है, और करंट बनता है तो उसको हम ऐसे कहेंगे इंड्यूस्ड करंट बनेगा, इंड्यूस्ड करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पहले हम ये कहेंगे कि इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगी, है ना, ईएमएफ जनरेट होगी या फिर करंट जनरेट होगा। तो देखो कैसे होगा, ये कोयल इस तरह से रोटेट करेगी, कोयल रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और हमने फैराडे के सेकंड लॉ से पढ़ रखा है, फैराडे के सेकंड लॉ से ये पढ़ रखा है, वो डी फाई बाई डी टी होती है, ईएमएफ होती है वो डी फाई बाई डी टी। फाई है फ्लक्स, तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि फ्लक्स में जब भी चेंज होगा ना तो क्या बनेगी, ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ का मतलब वोल्टेज बन जाएगी, और वोल्टेज बन जाएगी तो करंट तो अपने आप बन ही जाएगा, ठीक है। तो जब भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी इस कोयल की रोटेशन की वजह से, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पड़ेगी, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से यहाँ पे करंट बन जाएगा, ठीक है ना, करंट। तो इसका प्रिंसिपल क्या हुआ, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या हुआ, तो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल सर है, हाँ बोलो। एक बार सर स्लिप रिंग्स का फंक्शन बता दोगे। ठीक है बताएंगे, जो बता रहे थे वो सुनो। तो इसमें हम प्रिंसिपल पढ़ रहे थे कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ ना उसकी वजह से ईएमएफ बनी, इलेक्ट्रिसिटी बनी। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ उसी की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनी, करंट बना, इलेक्ट्रिसिटी बनी, तो इसलिए इसका प्रिंसिपल क्या होगा इसी जनरेटर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, इट्स प्रिंसिपल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब देखो स्लिप रिंग का काम एक ही था कि जैसे ये कोयल है, ये आर्मीचर है, इसको आर्मीचर नाम दे रखा है, ये कोयल जैसे रोटेट करेगी ना तो इस रिंग के साथ में टच होकर रोटेट करेगी, स्लिप होती रहेगी, इसलिए इस रिंग का नाम दे दिया स्लिप रिंग,
ठीक है ना, ये एक छल्ला टाइप का रिंग जैसा ही है। यहाँ से कोयल स्लिप हो रही है तो इसलिए स्लिप रिंग कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, तो इसकी वर्किंग से भी समझ में आ गई। तो अब हमने ये देखा कि इसमें करंट जनरेट होगा, लेकिन अब मैं अच्छी तरह ये समझाऊंगा कि ये करंट एसी करंट कैसे है, अल्टरनेटिंग करंट कैसे है। तो हमने ये पढ़ रखा है कि अल्टरनेटिंग करंट तो ऐसे होता है, अल्टरनेटिंग करंट तो ऐसे होता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, इसकी एक बार डायरेक्शन अलग होती है फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। हमें एसी करंट की डेफिनेशन पड़ी थी, इस डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पे नेगेटिव, तो चलो देखते हैं डायरेक्शन कैसे रिवर्स होती है। ये एक कंडक्टर है ना, कंडक्टर मोशन में है, अगर ऐसे रोटेट करवाएंगे ना तो कंडक्टर मोशन में हो जाएगा, ये कोई रोटेट करेगी। और कंडक्टर अगर मोशन में है ना तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में जनरेट हुआ है, ये कौन सा रूल बताता है, ये राइट हैंड रूल बताता है, राइट हैंड। अगर एक चार्ज मोशन में है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज मोशन में है तो उसके ऊपर जो जो इफेक्ट होंगे वो लेफ्ट हैंड रूल बताता है। अगर एक कंडक्टर मोशन में है तो इसमें किस डायरेक्शन में करंट बढ़ेगा, वो राइट हैंड रूल बताता है। तो राइट हैंड रूल ये है, ये मेरा राइट हैंड है और राइट हैंड रूल ये है। ये रूल ये बताता है कि अगर हम सेंट्रल फिंगर, फर्स्ट फिंगर और थंब को आपस में परपेंडिकुलर स्ट्रेच करेंगे ना, इन तीनों को परपेंडिकुलर स्ट्रेच करेंगे, तो फर्स्ट फिंगर है ये तो मैग्नेटिक फील्ड बताती है, सेंट्रल फिंगर है करंट बताती है, और थंब है ये मोशन की डायरेक्शन बताता है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है, इसमें थंब है वो मोशन बताएगा, कंडक्टर की मोशन किस डायरेक्शन में है, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, और ये क्या क्या बताएगा, करंट किस डायरेक्शन में है। चलो अब हम देखते हैं। मैंने बताया कि ये नॉर्थ साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पता लगी। मैं कह रहा हूँ कि कोयल ऐसे रोटेट करेगी, कोयल की रोटेशन की डायरेक्शन हमने ये ले ली, कोयल ऐसे रोटेट करेगी और ऐसे रोटेट करेगी, तो ये वाला पार्ट ले लो, तो ये पार्ट तो नीचे की तरफ जाएगा। कोयल अगर ऐसे रोटेट करेगी तो ये वाला पार्ट नीचे की तरफ। तो अब इस पे आ जाओ, ये बताता है मोशन, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड। और कोयल अगर नीचे की तरफ जाएगी ना, ऐसे रोटेट करवाएंगे तो ये वाला पार्ट नीचे की तरफ जाएगा, और ये वाला पार्ट अगर नीचे की तरफ जाएगा, थंब को नीचे की तरफ कर दें तो थंब को करेंगे नीचे की तरफ। और ये मैग्नेटिक फील्ड बताता था ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, तो देखो हमारी डायरेक्शन ये आ जाएगी, थंब नीचे की तरफ और ये फिंगर इस तरफ। तो थंब नीचे की तरफ, ये फिंगर इस तरफ, तो ये वाली फिंगर तो इधर आ गई, फिर ये वाली फिंगर तो इधर आ गई ना, मैं ऐसे करता हूँ, तो सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन ये इधर होगी। तो सेंट्रल फिंगर की अगर डायरेक्शन इधर होगी तो हम कहेंगे करंट इस डायरेक्शन में है ना, करंट इस डायरेक्शन में है। और करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट की डायरेक्शन तो ये होगी, फिर यहाँ से घूम के करंट यहाँ से घूम के और इधर जाएगा। तो कहने का मतलब करंट की डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन क्या है, क्यू पी एस आर, है ना, क्यू पी इधर से घूम के एस आर। तो करंट की डायरेक्शन पहले हमारे पास आ गई, यही लिख देता हूँ, क्यू पी एस आर, ये करंट की डायरेक्शन है। अगर ये पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा है तो हमने राइट हैंड रूल से निकाला कि करंट की डायरेक्शन ये है। तो फिर हमने ये देखा कि यहाँ से ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो ये मान लो ये कोयल है, ये पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा है तो चला गया नीचे की तरफ, लेकिन हाफ साइकिल पूरी होती है ये पोर्शन ऊपर की तरफ भी आएगा, अब ये पोर्शन ऊपर की तरफ भी आएगा। तो कोयल अगर ऐसे है, हम ऐसे रोटेट करवाएंगे तो ये पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ। और अब हाफ साइकिल पूरी होगी, हाफ साइकिल के बाद ये पोर्शन ऊपर की तरफ भी आएगा, है ना, ऊपर की तरफ। तो अब हम देखेंगे कि ये कोयल रोटेट करेगी ना, तो हाफ साइकिल तक तो ये पोर्शन नीचे की तरफ जाएगा और हाफ साइकिल के बाद ये पोर्शन ऊपर की तरफ आएगा। तो मैं ये बता रहा था कि मोशन ये बताता है ना, तो हमने इसके हिसाब से डायरेक्शन निकाल ली। तो अगर ये नीचे की तरफ जा रही है, ये पोर्शन अगर नीचे की तरफ मोशन में है तो करंट इस डायरेक्शन में, और ये पोर्शन अगर हाफ साइकिल के बाद ऊपर की तरफ आएगा तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, पहले कंडक्टर नीचे जा रहा था, हाफ साइकिल के बाद ऊपर आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएंगी। हम राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे। तो करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाएंगी तो यहाँ से अपोजिट हो जाएंगी, यहाँ से अपोजिट, अपोजिट का मतलब पी क्यू आर एस। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, पी क्यू आर एस। तो पहले करंट की डायरेक्शन ये थी और हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन ये होगी, अपोजिट होगी। तो देख लो इसी से मैच कर रहा है, हाफ साइकिल तक डायरेक्शन ये थी और हाफ साइकिल के बाद इससे अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब राइट हैंड रूल बताता है इसमें जो भी करंट है ना वो हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और हाफ डायरेक्शन के बाद अगर अपनी हाफ साइकिल के बाद अगर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो इसके अंदर कौन सा करंट है, एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसकी हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया, इसकी वर्किंग पढ़ ली, और इसकी ईएमएफ निकालते हैं अब कि ईएमएफ कितनी बढ़ेगी।
तो चलो देखो फिर, ईएमएफ तो ये होता है, हमने पढ़ रखा है E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, है ना। अगर इस कोयल में टर्न कितने हैं उन पे भी डिपेंड करता है, एक टर्न है तो इतनी ईएमएफ, और नंबर ऑफ टर्न अगर ज्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और ये ईएमएफ अपोज करती है इसलिए माइनस लेंगे, तो मैं माइनस नहीं लिख रहा, इसका मतलब मैं ओनली मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो साथ में यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ये माइनस अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इतना हो गया एन डी बाई डी टी। और फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला कौन बताएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, चलो ठीक है देखो फिर, सर बी ए कोस थीटा। ठीक है, बी ए कोस थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कोस थीटा, और कोस थीटा को ओमेगा टी लिखते हैं, कोस थीटा को ओमेगा टी। क्यों लिखा ओमेगा टी, यहाँ बता देता हूँ। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो थीटा क्या हो गया, इसको इधर ले जाओ ओमेगा टी। तो कोस थीटा बताया ना तुमने, कोस थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर दिया, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी इसके अंदर, तो इसलिए ऐसा कर दिया। चलो ठीक है, ये माइनस एन, जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, बी ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन है ना, डी बाई डी टी करे, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बाकी कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, इसका डिफरेंशिएशन। और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और इस थीटा का फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और ओमेगा टी का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो टी का तो 1 होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, साथ में ओमेगा और आ जाएगा, साथ में ओमेगा और आ जाएगा। तो फिर देख लो, बी ए बार निकाल लिया हमने, और कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर करेंगे, करना पड़ेगा, रूल होता है। तो टी का 1 हो तो और ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को पहले लिख लो, तो हम ओमेगा को पहले लिख लेते हैं, माइनस को बाहर ले आओ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया एन बी ए, और ओमेगा को भी पहले लिखो, ओमेगा को पहले लिख लिया, और ये आ गया साइन ओमेगा टी, है ना, साइन ओमेगा टी इतना आ गया। क्या आ गया हमारे पास, ये ईएमएफ जो भी बनी ना इसके अंदर, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इतनी आ गई तो हमने बनाना है करंट, तो करंट कितना आया, तो करंट तो होता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, या फिर ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। तो इस ईएमएफ के अपन में हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसके अपन में रेजिस्टेंस लगा दो, तो ये आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसके अपन में लगा दिया रेजिस्टेंस, है ना, इसके अपन में लगा दिया रेजिस्टेंस। और इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये कांस्टेंट है, और इस पार्ट को ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पार्ट को ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ईएमएफ का फॉर्मूला हमने, देखो ईएमएफ का फॉर्मूला हमने ये पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको हमने ई से डिनोट कर रखा है, और इसके इक्वल में हमारा ये आया है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। इससे जस्ट पहले हमने ये फॉर्मूला निकाला है, इसका मतलब इसकी जगह, है ना, साइन थीटा से पहले क्या होता है ई नोट, तो इसकी जगह हम ई नोट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी जगह हम ई नोट लिखेंगे, और इसकी जगह ई नोट लिखेंगे, तो ईएमएफ का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला ये हो गया, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। और तुमसे कोई पूछे ई नोट क्या है, तो ये बता देंगे ई नोट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, ठीक है, इतना आ गया। हमने निकालना क्या था, करंट निकालना था, करंट होता है ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ ये रिपोर्ट कर दो, ई नोट साइन ओमेगा टी अपन में रेजिस्टेंस। ये पीक वैल्यू होती है ईएमएफ की, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब कि एसी वोल्टेज अगर इस तरह से है ना, तो ये पीक वैल्यू, ये एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, पीक वैल्यू भी मैक्सिमम वैल्यू भी, ठीक है। तो ई नोट बाई आर, तो वोल्टेज अपन में रेजिस्टेंस तो करंट होता है, और ये पीक वोल्टेज है, तो इसकी जगह पीक करंट आएगा, तो ई नोट बाई आर की जगह हमने आई नोट लिख दिया, साथ में साइन ओमेगा टी ये लिख दिया। ये साइन है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, साइन का ग्राफ तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो ये ग्राफ बन गया, किसका ग्राफ बन गया, ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, है ना, कि करंट चेंज हो रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है।
ये साइकिल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये मैक्सिमम करंट है, ये मैक्सिमम करंट है आई नोट, जो हमने ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो फिर देख लो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। सर आवाज खराब आ रही है। जिस चीज को आवाज नहीं आ रही वो थंब इंप्रेशन देके बताओ। तो दोबारा देख लो। एसी जनरेटर, AC generator, this is an electrical device used to convert mechanical energy into electrical energy। कैसे? मैकेनिकल का मतलब इसके पार्ट घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, तो पार्ट घूमते हैं ना उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो जैसे ये रोटेट होएगी तो करंट बनेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी हो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसको रेक्टेंगुलर कोयल है, इसको आर्मेचर कहते हैं। दीज आर फील्ड मैग्नेट, दिस कोयल इज कनेक्टेड टू स्लिप रिंग्स एंड मेटालिक ब्रश। Metallic brush is connected with wire and this wire is connected with load resistance। Output taken from here, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। जैसे ये कोयल रोटेट करेगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ना तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ से हम करंट बना सकते हैं। और इसमें जो करंट बनेगा ना उसकी डायरेक्शन किस तरह से चेंज हो रही है, क्योंकि हम अल्टरनेटिंग करंट बना रहे हैं, और अल्टरनेट करंट की डायरेक्शन हाफ साइकिल के बाद चेंज हो जाती है। तो कैसे चेंज हो जाती है, हम राइट हैंड रूल से देखेंगे। और राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर तुम इन दोनों को आपस में परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करोगे तो थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, फर्स्ट फिंगर बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर बताती है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये निकाला कि अगर ये कोयल ऐसे रोटेट करेगी ना तो ये वाला पार्ट ले लिया हमने, तो ये पार्ट नीचे की तरफ जाएगा, और ये पार्ट अगर नीचे की तरफ जाएगा इस पे हमने राइट हैंड रूल लगाया, और राइट हैंड रूल लगाया ना तो हमने ये देखा कि करंट की डायरेक्शन ये है। फिर हमने देखा कि ये यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, तो हाफ साइकिल के बाद तो ये ऊपर की तरफ आएगा फिर, और ऊपर की तरफ आएगा तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी। तो हाफ साइकिल में इसकी डायरेक्शन ये है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में डायरेक्शन ये हो जाएंगी ऑटोमेटिक, और ये डायरेक्शन हो जाएंगी तो फिर अल्टरनेटिंग करंट है। ईएमएफ हमारे पास इतनी थी, फ्लक्स होता है बी ए कोस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ईएमएफ आ जाएगी, और ईएमएफ अगर आ गई तो ईएमएफ के नीचे रेजिस्टेंस कर दो, यहाँ से करंट आ जाएगा। तो हमने यहाँ से करंट निकाल लिया, सर्किट के अंदर इतना करंट है, और ये कौन सा करंट है, एसी करंट है। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। अगर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछें कि क्या क्या है कंस्ट्रक्शन में, तो हमने देख लिया वही है कंस्ट्रक्शन में। इस डायग्राम को देख के आराम से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ फील्ड मैग्नेट, नॉर्थ साउथ मैग्नेट, आर्मेचर इज प्लेस्ड बिटवीन मैग्नेट, है ना, मैग्नेट के बीच में रखा है। आर्मेचर इज कनेक्टेड विद स्लिप रिंग्स, दीज स्लिप रिंग्स आर कनेक्टेड विद मेटालिक ब्रश एंड दीज ब्रश आर कनेक्टेड विद लोड रेजिस्टेंस। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और आर्मेचर क्या है, इट इज ए कोयल बाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन इसके बीच में है, इसके ऊपर एक कोयल बांध रखी है, और कोयल हमने इस तरह से बांध रखी है उसकी शेप बन गई रेक्टेंगुलर, दिस इज रेक्टेंगुलर कोयल विच इज कॉल्ड आर्मेचर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। एसी और डीसी में डिफरेंस बताओ क्या होता है। एसी और डीसी में डिफरेंस कौन बताएगा, ये है अल्टरनेटिंग करंट और ये है डायरेक्ट करंट, तो इनमें डिफरेंस बताओ कौन बताएगा। सर जो एसी होती है सर उसकी जो हर्ट्ज की जो वो होती है मेजरमेंट वो शायद 5000 करीब करीब होती है। अच्छा, और का नहीं डीसी पता की सर, शायद गलत है। ना, कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी समझ में आए वो बताए, और बताओ। सर अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज होती रहती है। इसकी कंप्लीट साइकिल में 0 होती है सर। क्या जीरो होती है, ऋषभ क्या बता रहा है। सर जो एवरेज वैल्यू नहीं होती सर, जो ठीक एसी है, ठीक है, कंप्लीट साइकिल में करता है। बिल्कुल जी। सही बता रहे हो। ये रहा डायग्राम, अगर कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालेंगे ना वो जीरो होती है, जितना पॉजिटिव होता है ना उतना नेगेटिव होता है, इसलिए एसी की एवरेज वैल्यू और ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। इसलिए हम एसी की एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन किया था ना हमने, तो उसमें लिमिट हमने हाफ साइकिल के लिए थी, जैसे यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे π/2 होता है, और यहाँ पे गलत लिख दिया, जीरो यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2π होता है। ये लिमिट का कैसे पता लग गया, ऐसे पता लग गया, देखो यहाँ पे जीरो, एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं हम, एक साइकिल जीरो, और यहाँ पे 90, यहाँ पे पाई, और फिर यहाँ पे आएंगे तो एक साइकिल कंप्लीट कब होगी,
2 पाई पे, है ना। तो ये एक साइकिल कंप्लीट कहाँ पे होती है, 2 पाई पे, तो यहाँ पे आधा क्या होता है, पाई। ठीक है, तो हमने उसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट ली थी ना, वो 0 से पाई ली थी। जब AC की एवरेज वैल्यू निकाली, वहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली थी, 0 से पाई। तो हमने प्रूव भी किया था कि कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 होती है AC की, इसलिए हमने हाफ साइकिल की निकाल ली थी। और हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू निकाली थी, वो कितनी आई थी, कोई बताएगा इसकी कितनी आई थी। 3 मिनट के बाद एंड हो जाएगी मीटिंग, दोबारा रिज्वाइन करना है। एवरेज वैल्यू ऑफ AC कितनी आई थी, इतनी नहीं आई क्या, इतनी नहीं आई। इसकी हमने RMS वैल्यू निकाली थी, RMS वैल्यू इतनी आती है, आया याद, ठीक है ना। तो एवरेज वैल्यू होती है 0.636 आई नोट, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और RMS वैल्यू होती है 0.707 आई नोट। अगर हम EMF निकालें ना, तो सिमिलरली EMF भी लिख सकते हैं कि EMF की एवरेज वैल्यू है वो इस तरह से हो जाएगी 0.636 ई नोट, है ना। और RMS वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से RMS वैल्यू भी आ जाएगी 0.707 ई नोट। तो इनके डेरिवेशन करवाए थे, न्यूमेरिकल में भी यूज होते हैं और इम्पोर्टेंट है ये डेरिवेशन। ठीक है, तो सही बताया। हम ऐसे कर सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन बताएंगे पहले तो, व्हाट इज AC, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, ये है अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज DC, इस तरह से बताएंगे, ये है DC करंट, ये है टाइम, इस एक्सिस पे भी है टाइम, और इस एक्सिस पे करंट है। यहाँ पे AC करंट है और यहाँ पे DC करंट है। तो हमारे समझ में ये आया कि देखो, टाइम के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं ना, तो ये करंट है ना, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, और यहाँ पे जाके मैक्सिमम होगा। इस मैक्सिमम को आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे जाएंगे तो फिर दोबारा कम होता जा रहा है, फिर 0 हो गया, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, इट इज द करंट whose magnitude changes continuously, है ना, whose magnitude changes continuously and direction reverse periodically। एक फिक्स पीरियड के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। देखो, इतने टाइम पीरियड के बाद डायरेक्शन चेंज होगी, और ये टाइम पीरियड था, उतना टाइम पीरियड ये है, इतने के बाद फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। व्हाट इज AC, alternating current is that current whose magnitude changes continuously and direction reverse periodically। ये DC है। देखो, ये लाइन बता दी। DC का मतलब देखो, इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा। What is DC, what is direct current, it is that current whose magnitude remains same और constant। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है और इसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है, ठीक है। तो अब इनका कंपैरिजन हमने कर लिया। अब इन दोनों में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो पढ़ेंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे इनकी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम।